अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं और फिर 7वें दिन जेआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। जेआईटी अगले पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने हतमी रिपोर्ट जमा कराएगी। वक्त कम है और इस वक्त में फैसला होना है, और फैसला होना है इस मुल्क के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की किस्मत का कि जेआईटी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या यह फैसला करेगी कि वो वजीर आजम नहीं रहेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या हमेशा के लिए वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। वक्त कम है, इसलिए जेआईटी तेजी से काम कर रही है। 2 दिन में 3 अहम पेशियां हुई और अब आने वाले 2 दिनों में 2 अहम पेशियां होंगी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, या ये कह लीजिए कि बढ़ाया जा रहा है। नून लीग की तरफ से भरपूर तनकीद हो रही है जेआईटी पर, और कहीं ना कहीं लगता है जैसे इनडायरेक्टली अदालत पर भी तनकीद हो रही है, साथ ही भरपूर अंदाज में दिफा हो रहा है जेआईटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इल्जाम तराशियों में तेजी आ रही है, साथ ही तनाज़ात भी बढ़ रहे हैं, और सबको इंतजार है 10 जुलाई का, जब जेआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तारीखी फैसला होगा। बहरहाल जेआईटी तेजी से काम कर रही है, और आज वजीर आजम नवाज शरीफ के छोटे बेटे हसन नवाज जेआईटी के सामने पेश हुए, और फिर वजीर खजाना और माजी में कायम किए गए हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस के अहम किरदार इसहाक डार भी जेआईटी के सामने पेश हुए। और यहीं से लगा कि तनाज़ा किस हद तक बढ़ रहा है, टेम्परेचर किस हद तक बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है। इसहाक डार सबसे कम वक्त जेआईटी के सामने पेश हुए, गए और तकरीबन 45 मिनट में बाहर आ गए, वरना 4-4, 5-5 घंटे की भी पेशियां हुई। मगर जब बाहर आए तो सबसे छोटी पेशी के बाद सबसे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और गैर रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके लिए डार साहब मशहूर नहीं है। ना सिर्फ जेआईटी बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तकरीबन 50 मिनट की पेशी के बाद इसहाक डार ने मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज को जेआईटी के सामने बुलाने के फैसले पर भी शदीद तनकीद। मरियम नवाज शरीफ वजीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है। क्या जनाब इमरान खान की कंपनी न्याजी सर्विसेज में उनकी बहनों के नाम नहीं है जिन्होंने डायरेक्टर तौर पे साइन किया है? मरियम का और क्या कसूर है? उस्मा बहन ने और अलीमा बहन ने पिटीशन में कागज लगे हुए हैं। कल को अगर उस्मा बहन अलीमा बहन को यहां बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहां बुलाया गया है। पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है कि ख़वातीन जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, और क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी एक्टिव रहना चाहती हैं, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या दूसरी ख़वातीन रहनुमा हों, वो अदालतों के सामने, जेआईटीज़ के सामने, पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशंस में जाती रही हैं। मगर बहरहाल नून लीग की तरफ से ये एतराज़ किया जा रहा है लीगल ग्राउंड्स पर नहीं, इसलिए कि मरियम नवाज साहिबा खातून है। पहली 2 पेशियों में खामोश रहने वाले हसन नवाज ने भी आज जेआईटी में पेशी के बाद जेआईटी पर खुलकर तनकीद की। क्या कह रहे थे? बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं। अब पीछे मेरी जो हमारे शरीफ फैमिली की जो सरबराह हैं, मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे, उनको भी फिर बुला लें, उनको भी समन भेज दें। समन्स का तो मैंने जैसे बताया जुमा बाज़ार लगा हुआ है। सबसे पहले इल्ज़ाम लगता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट केस चलता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है। हसन नवाज बात करते नहीं थे पेशी के बाद, उन्होंने आज बात की। इसहाक डार साहब की पहली पेशी थी, उन्होंने अपने मिजाज के बरक्स बात की। इससे पहले कल वजीर आजम नवाज शरीफ के कज़न और गल्फ स्टील मिल की फरोख्त में अहम किरदार अदा करने वाले तारिक शफी भी दूसरी बार जेआईटी के सामने पेश हुए, उन्होंने भी मीडिया से बात की। सिर्फ इसहाक डार या हसन नवाज ही नहीं, नून लीग के दीगर रहनुमा भी अब जेआईटी पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। किसी को साजिश की बू आ रही है और इससे आलमी ताकतों का खेल समझा जा रहा है। कोई कठपुतलियों की तरफ इशारा कर रहा है और ये कह रहा है कि ये कठपुतलियां माजी में भी एक्टिव रहीं और अब भी कठपुतलियां बदल गई हैं, मगर कठपुतलियों को चलाने वाले यही काम कर रहे हैं। 20 अप्रैल को जब अदालत ने जेआईटी के क़याम का हुक्म सुनाया तो हुक्मरां जमात ने मिठाइयां तकसीम की, मगर अब नून लीग के रहनुमा के ख्यालात बदल रहे हैं। जू शरीफ खानदान के अफराद की पेशियां हो रही हैं, लहजे की तलखी बढ़ रही है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत उनके बेटे और पार्टी रहनुमा जेआईटी पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जेआईटी को क्या कह रहे हैं? ये तमाशा है और आप देख रहे हैं तमाशा लगा हुआ है। ये एहतसाब हो रहा है, ये क्या एहतसाब है भाई? ये तो मजाक है, ऑनेस्टली मजाक है। ये पाकिस्तान का वक्त जाया किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। जब मिसाक जमहूरियत पे साइन किए जा रहे थे, यही चेहरे, यही मोहरे, यही कठपुतलियां, जिनमें से कुछ कठपुतलियां नई हैं,
कुछ मोहरे नए हैं, बाकी चेहरे पुराने हैं। मीसाके जमहूरियत को टारगेट कर रहे थे। इंतकाम ये हम नहीं होने देंगे। हम हर अदालती हुक्म की तामील कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम यहाँ पर हमारी बेटियां भी पेश होने के लिए आ रही हैं। और किस जुर्म की सजा दी जा रही है नवाज शरीफ के खानदान को। नून लीग के रहनुमाओं की परेशानी बढ़ रही है या फिर बाकायदा तौर पर इस बात की तैयारी है कि फैसला अगर खिलाफ आया तो नून लीग भरपूर एहतजाज के मोड में जाएगी, या फिर पहले ही से माहौल बनाया जा रहा है। मगर हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ मुतमईन दिखाई दे रही है और हुकूमत के खात्मे की तारीखें दे रही है, दिन गिन रही है और उसे यकीन है कि JIT की तहकीकात के बाद फैसला उसके हक में शरीफ खानदान के खिलाफ आएगा। मंजिल सिर्फ ये नहीं होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब कुर्सी से फारिग होंगे, बल्कि अडियाला जेल होगी। इमरान खान कह रहे हैं ये बच नहीं सकते। अगर इनके पास कोई चीज़ होती तो ये इस तरह ना करते, अटैक करते JIT को। इनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है और इनको पता ये पकड़े गए हैं और मुझे तो अब अगला इनका मुस्तकबिल जेल में नजर आ रहा है। कोई दुनिया का मुल्क इनको नहीं बचा सकता। इनका वक्त खत्म हो गया, टाइम आ गया इनका जाने का। ये अब 2 हफ्ते रह गए, मजीद और 2-2.5 हफ्ते रह गए। ये 2-2.5 हफ्ते की गेम है। सारों को नजर आ रहा है कि एक ने मैच जीतना है और एक ने हारना है। ये हारने वाली टीम की शक्ल आपको नजर आ रही है। अवाम के सामने है, अवाम सब एक तरफ खड़ी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खुशखबरी आएगी। JIT के अंदर मैच हार चुके हैं, इनके पास कोई चीज देने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल। ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आज तहरीक इंसाफ ये बातें कर रही है, साथ में ये भी कह रही है कि ये जो नून लीग की तरफ से JIT पर तनकीद है, ये असल में अदालत पर तनकीद है, अदालती फैसले पर तनकीद है। मगर जो तहरीक इंसाफ आज JIT का दिफा कर रही है, 20 अप्रैल को फैसला जब सुनाया गया तो नून लीग मिठाइयां बांट रही थी, आज तनकीद कर रही है JIT पर। आज तहरीक इंसाफ JIT पर तनकीद को अदालत पर तनकीद कह रही है, मगर खुद उस वक्त JIT पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रही थी और क्या कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे इदारे हैं और वो इनको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि एक तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं ये बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसीड नहीं करते, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हो रहा है उसके नीचे इदारे हैं। ये कोई मानने वाली बात है? प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन किए बगैर ये नामुमकिन है कि JIT सही तरह फंक्शन कर सकेगी, क्योंकि इदारों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उन इदारों ने उसका एहतसाब करना है। और अब ये प्राइम मिनिस्टर थर्सडे को जा रहा है उन इदारों के सामने। कैसे होगा कि वही इदारे जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन दोनों की हो रही है, कैसे हो सकता है कि वो इदारे सही तरह फंक्शन करेंगे? ये अब इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है। एक तरफ उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि प्रेशर में है और पेशियां अभी मजीद तो होनी हैं। हुसैन नवाज की कल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की परसों, उसके बाद क्या होगा। मगर सबसे अहम बात यह है कि सबसे अहम मामला कतरी शहजादे का है, क्योंकि कतरी शहजादे ही ने मनी ट्रेल को मुकम्मल किया था। अदालत ने कतरी शहजादे की मनी ट्रेल को और उस खत को इन्वेस्टिगेट करने का कहा था, मगर अगर किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ तो वो कतरी शहजादे का नहीं हुआ। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, अगले 2 दिन में अहम पेशियां होंगी, जिसके बाद सिर्फ 4 दिन रह जाएंगे। इस दौरान JIT कतर जाएगी या नहीं, या फिर कतरी शहजादा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि वजीर आजम समेत अब तक जितने भी अफराद JIT के सामने पेश हुए वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। उनके वकला तहरीरी जवाब भी दे चुके थे इनकी तरफ से, उनके वकला डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा चुके थे और बाद में हुसैन और हसन नवाज ने या फिर दूसरे रहनुमाओं ने यही कहा कि जो कुछ हमने अदालत में जमा कराया था वही हमने JIT में जमा करा दिया है। तो नया अगर कुछ किया नहीं है JIT ने, अगर नया इन लोगों ने कुछ दिया नहीं है JIT को, तो कतरी शहजादे के खत के की वेरिफिकेशन के बगैर, कतरी शहजादे को इंटरव्यू किए बगैर JIT अपनी रिपोर्ट कैसे मुकम्मल कर सकती है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, आज हसन नवाज ने भी कहा कि JIT को भी वही दस्तावेज़ात दी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुके हैं, नया कुछ नहीं। अगर नया कुछ है तो वो कतरी शहजादे का बयान है जो अब तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। रोजनामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक कतरी शहजादे शेख हम्माद बिन जासिम ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए JIT को तीसरा खत भी लिख दिया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JIT कतर में उनके दफ्तर आकर उनका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। JIT उन्हें अपना शेड्यूल से आगाह करे कि वो कब आएगी। कतरी शहजादे ने कहा कि वो अपने खत को दुरुस्त साबित करेंगे और इससे मुतालिक जो भी दस्तावेज़ात दरकार होंगी वो भी देंगे। शेख हम्माद ने वाज़ेह किया कि ना वो कतर में पाकिस्तानी सिफारत खाने आएंगे
और ना ही पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन उन पर लागू नहीं होते। इससे पहले भी कतरी शहजादे की तरफ से यह पेशकश की जा चुकी है कि वो पाकिस्तान से अलबत्ता वो कतर में JIT के सामने जवाब देने को तैयार है। हमारे ही प्रोग्राम में कतर में मौजूद साबिक चेयरमैन एहतसाब कमीशन सेनेटर सैफुर रहमान भी इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि अगर JIT कतर आएगी तो शेख हम्माद बिन जासिम बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अब उनका खत भी सामने आ गया, मगर JIT अभी तक कतर नहीं गई। कतरी शहजादे के बयान के बगैर शरीफ खानदान का मनी ट्रेल नामुकम्मल समझा जाएगा। आज इसी खदशे का इजहार वज़ीर आज़म के मुशीर आसिफ किरमानी ने भी किया। हसन नवाज की पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड किए बगैर JIT की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। इस JIT का जो भी इसको तहकीक कह लें, एविडेंस कलेक्शन कह लें, जो भी इनका मैंडेट है, उस वक्त तक इनकी रिपोर्ट नामुकम्मल होगी जब तक कतर के शहजादे जो प्रिंस हैं उनकी तस्दीक, उनका बयान जौन सा है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। अब आप जाइए कतर, आपको कतर जाना होगा, वरना ये कौम मुस्लिम लीगी कारकुन कराची से लेके खैबर और गवादर से लेके खुंजराब तक इस रिपोर्ट को तस्लीम करने में उनके शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ये बड़ी अहम बात होगी क्योंकि अदालत कतरी खत को अहम करार दे चुकी है। 20 अप्रैल को अदालती फैसले में जहां JIT के सामने अदालत ने कुछ अहम सवालात रखे हैं, JIT को टास्क दिया गया कि वो इस सवाल का जवाब तलाश करे कि कतरी खत हकीकत है या फसाना। इस खत की तस्दीक शेख हम्माद ने JIT को तहरीरी तौर पर तो कर दी। जब उन्होंने खत लिखा JIT ने, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी मैं इस खत की तस्दीक करता हूँ, मगर क्या अदालत उससे मुतमईन होगी? ये सवाल अहम है क्योंकि 29 मई की समाअत में जब JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि JIT ने कतरी शहजादे को खत लिखा है मगर उसका जवाब नहीं आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अगर कतरी शहजादा पेश नहीं होता तो कतरी खत को खिड़की से बाहर फेंक देंगे। अब यानी कतरी शहजादे की पेशी के बगैर अदालत मुतमईन नहीं होगी, तो क्या अब JIT कतरी शहजादे को इंटरव्यू किए बगैर ही अपनी रिपोर्ट जमा करा देगी? और क्या अदालत इसको यह समझेगी कि कतरी शहजादा जवाब देने नहीं आया, जबकि कतरी शहजादे की तरफ से कहा जा रहा है कि JIT आ जाए, और ऐसी कोई खबर नहीं आई कि JIT का अभी तक जाने का कोई इरादा है, जबकि 5 से 6 दिन रह गए हैं ना। ऐसी बात आई है, इस हवाले से मामला यह है कि शेख हम्माद बिन जासिम वादे कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अलबत्ता अब तक उनके 3 खत सामने आ चुके हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि JIT कतर आए और बयान रिकॉर्ड करे, मगर अब तक JIT कतर नहीं गई। अगर कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं होता, उसके बगैर ही JIT अपनी रिपोर्ट जमा कराती है, तो क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उसके बावजूद फैसला आ सकता है? ये रिपोर्ट किस हद तक मुकम्मल तस्वुर की जाएगी, इस पर हम लीगल ओपिनियन भी मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शरीफ खानदान की जो और नून लीग की जो पोजीशनिंग है उस हवाले से भी बात करते हैं। जो एक सख्त पोजीशन ली हुई है, तला चौधरी साहब मौजूद हैं, उसके बाद कामरान मुर्जा साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हम पूछेंगे कि क्या कतरी शहजादे को इंटरव्यू किए बगैर कोई भी JIT की रिपोर्ट मुकम्मल हो सकती है और फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ सकता है। तला चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। तला साहब, बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और आप लोग बढ़ा भी रहे हैं, प्रेशर बढ़ भी रहा है, आप लोग बढ़ा भी रहे हैं। जिस किस्म के बयानात साद रफीक साहब की तरफ से दिए गए, कठपुतलियां, ज़ाहिर कठपुतलियों को तो कोई चलाता है, पता नहीं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वाज़े तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि फैसला खिलाफ आया तो फिर आप सड़कों पर होंगे, नहीं मानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अदालत जो है वो अवाम की अदालत है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बड़ी JIT भी 2018 में लगने वाली है। एक फैसला आईनी और कानूनी अदालत करेगी, दूसरा हम पॉलिटिशियंस हैं, हम एक सियासी जमात हैं, हमारा हक है और हम ये समझते हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, ये कानूनी नहीं केस है, ये एहतसाब का नहीं, ये इक्तदार तक पहुंचने का केस है, जिसमें हमारे मुखालफिन वही इल्जाम लगा रहे हैं जो 30 साल पहले और पिछले कई अदवार में इन्वेस्टिगेट हो चुके हैं। हमें अपनी उस अदालत को भी एड्रेस करना होता है, वहां भी अपने लोगों से बात करनी होती है। बाकी देखें इंसान में पेशेंस है, जब एक हद से ज्यादा आप उसकी पेशेंस का इम्तिहान लेंगे, अगर आप किसी की बेटी को बुलाएंगे और वो बेटी जिसके पास ना कोई आप जमात का ओहदा है, ना कोई हुकूमती ओहदा है, और फिर इसके बाद आप उससे ये करें कि भी वो उसके बाद कोई रिएक्ट नहीं करेगा या उस जमात रिएक्ट नहीं करेगी, एक मिनट, तो मेरा ख्याल है इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं। माज़रत के साथ एक लीगल पोजीशन अगर आपकी हो कि अदालती फैसले में मरियम नवाज साहिबा का जिक्र नहीं, अदालत ने उनकी जो डिपेंडेंस का मामला था
उसके हवाले से भी फैसला दे दिया, तब तो बात समझ में आती है। ये आप खातून कार्ड क्यों खेलते हैं मरियम नवाज साहिबा को लेकर? ये तो आप खुद मरियम नवाज साहिबा को क्या कमजोर दिखा रहे हैं, या इस मुल्क की खवातीन को कमजोर दिखा रहे हैं कि वो सामना नहीं कर सकती मुल्क के कवानीन का? बराबरी की बात है। वो नहीं चलाती क्या सोशल मीडिया? उनको आप नहीं समझते कि वो मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी नून लीग की तरफ से? नहीं कहते रहते आप सारे लोग और मरियम औरंगजेब साहिबा के मरियम से सब डरते हैं और तहरीक इंसाफ पर आप तनकीद करते हैं? तो जब हैं उनके ये एम्बिशंस तो क्यों नहीं पेश होंगी? क्या नहीं औरत और मर्द बराबर? क्या नहीं सामना कर सकती मरियम नवाज साहिबा? वो इतनी कमजोर है, आप तो उन्हें कमजोर दिखा रहे हैं उल्टा ये सारा का सारा दलील पेश करके। देखिए, कमजोर दिखाने की बात नहीं है। हमने तो उस वक्त भी कहा था जब हसन को बुलाया गया था, और ऐसे बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है जो कि गैर मुतल्लका है। देखिए, रोना किस बात का है? और मेरे भाई बार बार कहते हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस दिया जाता है, कहते हैं मिठाइयां बांटते थे, बिल्कुल बांटी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और अब क्यों आहो पुकार कर रहे हैं? क्योंकि उस पर अमल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए, जिसको चाहे बुला ले। ये आप डिसाइड करेंगे। साहब, ये बात आप सुप्रीम कोर्ट के आगे लेकर गए ना, ये एक बात आप सुप्रीम कोर्ट के आगे लेकर गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट कह देती नहीं हो रहा। उन्होंने आपके एतराजात को मुस्तरद किया, जेआईटी के जो एतराजात थे उस पर एफआईए को कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो ये आप तो नहीं ना डिसाइड करेंगे, अदालत डिसाइड करेगी। देखिए, कुछ एतराजात तो हमारे अभी तक वहां पड़े हुए हैं। अभी तक हमारी तस्वीर लीकेज जो कि हमारे पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब तो यकीन में बदल गया। और उसके बाद अभी तक उसका ना हमें मुल्ज़म का, मुजरम का पता चला, ना उसको क्या सजा मिली। उसका यह पता जरूर चला है कि जुर्म जो है वो जेआईटी के अंदर से हुआ है। उसके बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जो आज़ाद मीडिया ने उठाई हैं। मेरे भाई, हम तो आज तक यही सवाल कर रहे हैं कि ये जेआईटी क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनी, या इसमें व्हाट्सएप कॉल का कोई रोल है? तो मेरे भाई, हम तो चाह रहे हैं। और उसके बाद जो कल स्टोरी आई है जंग पर, ये तो कोई और लिख रहा है इन सब चीजों को, ये तो कोई और डायरेक्ट कर रहा है। मगर ये तनकीद सिर्फ जेआईटी पर हो नहीं सकती। तारा साहब, ये तनकीद माज़रत के साथ फिर सिर्फ जेआईटी पर हो नहीं सकती। जब साद रफीक साहब भी कहें कि कठपुतलियां कुछ नहीं हैं और खेल वही है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त था, उस वक्त मुशर्रफ का मार्शल लॉ था। कौन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ था? एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ थी, सबको पता है। और जब आप ये कह रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे, तो आप जेआईटी पर सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे, आप एक नेक्सस बता रहे हैं, आप अदालत पर भी तनकीद कर रहे हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट का हाथ भी कह रहे हैं, आप एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो साफ साफ बोले कि आप लोग ये करेंगे अगर फैसला खिलाफ आया आपके। देखिए, एक तो शाहज़ेब, बिल्कुल आप भी यहां के रहने वाले हैं, और हमें कई दफा टीवी पर वही बात करनी चाहिए जो हम कैमरों से हटके करते हैं। और मेरा ख्याल है आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान के जो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं मीडिया को भी इंस्टीट्यूशन समझता हूं, इन चारों इंस्टीट्यूशंस में पिछले 70 साल में इस तरह के खेल होते रहे, इस तरह की कठपुतलियां बनती रही, यहां पर इसी तरह की साजिशें होती रही, इसी तरह हुकूमतों को गिराया जाता रहा, इसी तरह वजीर आजम को फांसी और बैरून मुल्क जलावतन किया जाता रहा। मेरी गुजारिश यह है कि अब इंस्टीट्यूशन जो पिछला धरना है उसमें उन्होंने किसी हद तक मैच्योर बिहेव किया और बताया कि वो सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। मगर यहां अभी इंडिविजुअल्स बाकी हैं, मीडिया में भी हैं, जो रात को बैठकर रोज कहते हैं कि अगर पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगता तो एक यूनियन काउंसिल पर ही लगा दें, एक शहर पर ही लगा दें। या सियासतदानों में भी मौजूद आप ये कह रहे हैं, दिन रात अंपायर को ढूंढते रहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का चले जाते हैं। ताजू साहब, आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा जेआईटी को मनूवर कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मेरी गुजारिश, मैंने आपसे कहा जो अहम बात है इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस ने दायरे में रहकर काम किया और पिछले कुछ सालों से ये छोड़ दे पिछले साल जेआईटी में आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का कुछ हिस्सा इसको मैनिपुलेट कर रहा है, मनूवर कर रहा है पीछे से, व्हाट्सएप कॉल से लेके अब तक, आप ये कह रहे हैं? देखिए शाहज़ेब, मुझे बात मुकम्मल करने देंगे, आपकी बात का जवाब मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछले 70 साल का जो यहां खेल खेला जाता रहा, पिछले 70 साल से जो कुछ चलता रहा, हमारे दरमियान ही वो लोग मौजूद हैं, वही यहाँ उसी हमारे वही अदारे हैं, वही लोग मौजूद हैं, वो सोच भी अभी मौजूद है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो अकले कुल हैं, ये पाकिस्तान जो है वो सिर्फ वो चला सकते हैं। कुछ समझते हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में उनकी बारी नहीं आ सकती, उनके लिए खास सिस्टम होना चाहिए जिससे अवाम का कोई तल्लक ना हो। कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि लोगों को अंडर प्रेशर रखा जाए कि वजीर आजम
और लीडर इकट्ठा ना हो, बल्कि वजीर आजम हो लेकिन दर्जा चहारम का हो, तो ये भी सोच है। तो मेरे भाई ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, इर्द-गिर्द लोग हैं ना, वो कहाँ हैं, किस जगह बैठे हैं, किस सौदे पे हैं, ये जरूरी नहीं। आप ये कह रहे हैं, अहम बात है, जब आप अगर अदारे मैच्योर बिहेव करेंगे तो वो नाकाम होंगे, और अगर अदारे कहीं ढील देंगे तो साजिश कामयाब होगी। तो आप ये कह रहे हैं कामयाब होगी तो इंसाफ नहीं होगा, साजिश कामयाब। आप ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा फिर जीआईटी, मगर जब आप ये सारे एतराज़ात अदालत के आगे लेकर गए, व्हाट्सएप कॉल से लेकर अब तक, वो ऑन हो गया और जो एतराज़ात थे बाकी रिजेक्ट हो गए, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि इस खेल का हिस्सा अदालत भी है? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मैं कह चुका हूं और मैंने 2 दफा आपको जवाब दिया है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने 3 किस्म के लोगों की एग्जाम्पल दी है, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का यह है कि यहां चाहते हैं कि लीडर और वजीर आजम एक ना हो। वजीर आजम हो लेकिन कमजोर हो, वो वजीर आजम जिनको मन मर्जी से जो मर्जी फैसला करवा लिया जाए। सीपेक ना बने इस मुल्क में, एटमी धमाका ना हो इस मुल्क में। इस मुल्क के जो बड़े मसाइल हैं वो फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको कोई ना बदले। तो ये मसले हैं भाई, और ये एक सोच है, और ये किसी एक इंस्टीट्यूशंस को आप टैग ना करें। और जितनी बातें, एक वर्ड जितनी बातें मेरे मुंह में आप कोशिश कर रहे हैं डालने की, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सबको समझ भी आ रही है और आपको भी समझ आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं आपके मुंह में डालने की कुछ कोशिश नहीं कर रहा, मगर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपकी पोजीशन है, ये अगर पीर को जीआईटी ने रिपोर्ट आपके खिलाफ दे दी तो आपकी इससे आगे की पोजीशन क्या होगी? तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि साजिश, कॉन्स्पिरेसी, एस्टैब्लिशमेंट के कुछ अनासिर और अदालत, जीआईटी, ये सब पर आप तनकीद कर रहे होंगे। मिनॉन फैसला तस्लीम करना नहीं है अगर खिलाफ आ गया आपके। देखें शाहजेब, 1 मिनट के लिए, मैं समझे नून लीग से नहीं हूं, आप एंकर नहीं हैं, हम एक लेमैन हैं, और एक लेमैन जो है वो रोज क्या सुन रहा है कि व्हाट्सएप कॉल है, वो सुन रहा है कि उमर चीमा साहब की स्टोरी है, उस उमर चीमा की जो खालिक है इस पनामा पेपर्स का, उसने क्या लिखा है। फिर वो स्टोरी जो नूरानी साहब की है, वो कहते हैं मेरे भाई के ये रिपोर्ट कहीं और लिखी जाती है, ये सिर्फ साइन करते हैं। और मेरे भाई ये छोटा इल्जाम नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कि फैसले बहुत शुक्रिया। ये कुछ सवालात हैं व्हाट्सएप स्टोरी से लेकर नहीं है, और नूरानी साहब की जो स्टोरी है जिसके कुछ जो मंदरजात के नाज़रीन के सामने भी रखेंगे। वीकेंड पर ये स्टोरी आई थी, जाहिर है कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए, मगर अहम सवाल जो हम रख रहे हैं वो ये कि ये तमाम लोग वो हैं जिनके वकला अदालत में पेश होते रहे। अब भी अगर जीआईटी में यही लोग पेश हुए हैं तो जीआईटी ने नया क्या निकाल लिया होगा? जो नून लीग ने, जो शरीफ खानदान ने अपनी मनी ट्रेल मुकम्मल की, वो की थी खतरी शहजादे से। जीआईटी की खबर कोई नहीं आ रही। अगर वो नहीं जाते, नहीं इंटरव्यू करते, तो क्या उसमें फैसला खिलाफ आ सकता है? जीआईटी अगर कंक्लूजन देती है शरीफ खानदान के खिलाफ, तो क्या अदालत भी फैसला दे सकती है बगैर कतरी शहजादे को इंटरव्यू किए? कामरान मुर्तज़ा साहब, माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। काम साहब, जाहिर है आप भी फॉलो करते रहे हैं, ये सारा का सारा किस्सा कतरी शहजादे के गिर्द घूमता है। मनी ट्रेल उन्होंने मुकम्मल की, अभी तक जीआईटी ने सभी को इंटरव्यू कर लिया, रहमान मलिक साहब से लेके एससीपी के लोगों से लेके शरीफ खानदान के तमाम लोगों तक, और अब मरियम नवाज साहिबा भी हो जाएंगी। नहीं किया तो कतरी शहजादे से नहीं किया, क्या उन्हें इंटरव्यू किए बगैर ये फैसला खिलाफ हो सकता है कानूनी तौर पर? जबकि अदालत ने खुद ने भी कहा था कि देखें ये इस खत के हवाले से। देखिए, 2 चीज़ें जो है ना इसमें बड़ी अहम थी या हैं जो एग्ज़ामिन की जानी चाहिए थी। एक तो शेख हमाद का स्टेटमेंट, और शेख हमाद का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो फिर उनसे जो है ना वो उस स्टेटमेंट के हवाले से डॉक्यूमेंट्स का मांगा जाना। ये मुझे समझ में नहीं आई कि अभी तक शेख हमाद का स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। शेख हमाद का स्टेटमेंट 2-3 तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता था। या तो वो खुद आ जाते, जो वो प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं कि मैं आपका सब्जेक्ट नहीं हूँ, पाकिस्तानी लॉ मुझ पर जो है ना एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं जब लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो मैं प्रिविलेज क्लेम करता हूँ, तो वो प्रिविलेज क्लेम कर सकते हैं, वो बाहर हैं। तो दूसरा तरीका ये था कि या तो वीडियो लिंक से करवा लेते या फिर जाके ये खुद स्टेटमेंट, तीसरा तरीका ये था कि स्टेटमेंट जाके खुद कर लेते, उनको एग्जामिन कर लेते, जिसके लिए वो कंसेंट भी कर रहे हैं। तो वो उनका स्टेटमेंट न रिकॉर्ड करना मेरा ख्याल है कि एक लकूना होगा। अगर इन्होंने छोड़ दिया और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड न किया और ये बाज़ चीज़ें अनआंसर चली गई, तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होगा कि ये एक अहम एविडेंस था। एटलीस्ट जो है ना वो नून लीग या शरीफ फैमिली की तरफ से वो इस पर रिलाई कर रहे थे, और एक उनके ख्याल में एक बड़ा अहम पीस था ये एविडेंस का।
तो इसको फिर इग्नोर करके या उस शख्स को एग्जामिन किए बगैर जब वो कंसेंट भी कर रहा है तो फिर आगे चले जाना तो मेरा ख्याल है कि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके ऊपर फिर रिलायंस जो है मुमकिन है कि मुश्किल हो जाए। लीगली मुझे बताएगा कि एक शख्स है, वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है और वो ये कह रहा है कि भाई मुझ पर आपके कवानीन लागू नहीं होते, मगर जो खत मैंने लिखा उसको उन्होंने एक और खत लिखकर कंफर्म किया कि मैं उस खत के एक एक मंदरजात जो भी उसमें थे वो उसको कंफर्म करता हूं, और अगर JIT मुझे इंटरव्यू करना चाहती है वेरिफिकेशन के लिए और करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट भी देने को तैयार हूं, मगर आपके मुल्क के कवानीन लागू नहीं होते, आप आ जाएं, मैं आपको इंटरव्यू देने को तैयार हूं। तो कोई लीगल प्रोविजन है कि JIT जाए, इंटरव्यू करके वापस आए? ये है? देखिए, एक तरीका तो ये वीडियो लिंक का था। वीडियो लिंक का आप पहले भी हम इसको ये तजर्बा कर चुके हैं, वीडियो लिंक के जरिए हो सकता था और ये जा भी सकते हैं, कमीशन हो सकता है। बाज़ लोग जो है ना वो जब स्टेटमेंट नहीं दे पाते या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कोई अमर माना होता है तो उसमें होता ये है कि कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं और इवन वो जो इंक्वायर कर रहा है या इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो खुद भी जाके उसमें वो सारे के सारे या उसमें से कुछ लोग जाके वो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात कि वो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी तरीके से भी कि वो आएँ, वो हमारे मुल्क में आके स्टेटमेंट दें, मगर तो ये फोर्स करना हमारे लिए जो है ना। मगर आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर इसकी प्रोविजन है, मतलब कल को ये नहीं कहा जा सकता कि जी क्योंकि वो आ नहीं रहे थे इसलिए हम जा नहीं सकते थे, मतलब JIT जा सकती है, कवानीन में इस बात की गुंजाइश है कि JIT जाए और इंटरव्यू कर आ जाए, एक बहुत ही लीगल एविडेंस की जा सकती है, वीडियो लिंक पे कर सकती है, थ्रू कमीशन उनका स्टेटमेंट जो है ना वो किसी को अपॉइंट कर दें ABC को कि वो जाके उनको एग्जामिन कर रहे हैं और जो इनके सवालात हैं जो उनके या उनको सवालात भेज के भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है कि उनको सवालात भेजे जा सकते थे और अगर वो सवालों के जवाब आ जाते तो फिर उसके बाद अगर कोई नया क्वेश्चनियर होता तो वो नया क्वेश्चनियर उनको भिजवाया जा सकता था। ये तरीका भी मुमकिन है। मतलब अब ये मसला है कि जब पनामा की समाअत हो रही थी तो ये सारे हजरात के अपने वकला के जरिए, हसन, हुसैन, मरियम साहिबा, कैप्टन सफदर, इसाक डार और मियां नवाज शरीफ अपने वकला के जरिए डॉक्यूमेंट जमा कराते रहे और इन्होंने कहा कि हमने JIT को वही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो पहले अदालत को दिए हैं। तो JIT नया क्या कर लिया होगा? फिर ये बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं समझते आप इस केस में कि जिस पर शरीफ खानदान ने अपना पूरा केस बनाया वो बहुत ज़्यादा लाजमी है, या उसके अलावा भी आप समझते हैं कानून में प्रोविजन है कि फैसला दे सकती है अदालत मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या शरीफ खानदान के खिलाफ? इसमें मेरे ख्याल में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है लाजमी थी। एक तो ये शेख हमाद का स्टेटमेंट इनके लिए जाना उनका ज़रूरी था, या जो मैंने दो और तरीके बताए उस तरह से भी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता था। और दूसरा जो है ना वो डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए जहाँ भी ये फ्लैट एग्जिस्ट करते हैं वहाँ जाके अगर इनको कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उनसे अथोराइजेशन ले लेते जिनके नाम पे आज के अगर कोई वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो इनको जो है ना वो प्रोवाइड कर दें, वो अथोराइजेशन इनको मिल जाती तो वो जो डॉक्यूमेंट इनको चाहिए थे वो अथोराइजेशन के ज़रिए मिल सकते थे। मेरा ख्याल है कि दोनों काम इन्होंने JIT ने नहीं किए जो मैं समझ पाया हूँ। बाकी तो इनका वो हर चीज़ बाहर नहीं आती, मगर जो चीज़ें बाहर आ रही हैं या जो चीज़ें हम मीडिया पर सुन रहे हैं उसके मुताबिक ये दोनों जो अहम चीज़ें हैं ये अभी तक जो है ना वो नहीं हुई हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे और वो कह रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑप्शंस मौजूद हैं JIT के पास, या थे अभी तक भी, और अभी भी 5-6 दिन बाकी हैं। और ये एक बहुत ही अहम एविडेंस है जिसका अदालत ने खुद ने हुक्म दिया था JIT को कि ये अफसाना है या हकीकत, इसे कंफर्म करें। अगर कतरी शहजादा नहीं आया तो खिड़की से उठा के बाहर फेंक देंगे। हर लिहाज से अदालत ने इसको बहुत अहम समझा। JIT ने बाकी तो तमाम को इंटरव्यू किया है, अभी तक नहीं किया। उसके अलावा अगर फैसला आता है तो खुद कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही अहम एविडेंस है जिसके ऊपर शरीफ खानदान ने अपना केस बनाया। आज भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है और JIT क्या बगैर इसके अपना फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो अदालत को दे देगी और किस बुनियाद पर दे देगी, ये बात बहुत ज़्यादा अहम होगी। इसके अलावा आज नून लीग की आला क़यादत की तरफ से एक अहम बात हुई जब इसाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, सिर्फ इस पूरे के पूरे प्रोसेस को नहीं, बल्कि फलाही इदारे पर भी इल्ज़ामात लगाए। पहले भी नून लीग ये काम कर चुकी है। इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी पर भी शक किया गया। तनाज़ात में मसलहत का किरदार अदा करने वाले इसाक डार आज खिलाफ रिवायत तहरीक इंसाफ पर खूब गर्जे बरसे और संगीन इल्ज़ाम लगाए। इमरान खान के साथ साथ उनके फलाही इदारे पर भी उंगलियाँ उठाई और कहा कि 1993 में इमरान खान उनके दफ्तर में बैठे उनका इंतज़ार करते रहते थे उनके बेटों के साथ कि मैं आऊँगा, और शौकत खानम के लिए वो चंदा जमा करने आने का इंतजार करते रहते। 93 में जब मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट था, जब मैंने इन्वेस्टमेंट बोर्ड से रिजाइन किया तो ये मेरे दफ्तर में आया करते थे, मेरे जाती दफ्तर में भी और लाहौर चैम्बर के दफ्तर में भी। मेरे जो दो बेटे हैं ये उनके साथ बैठ के मेरा इंतजार किया करते थे और
मैं अल्लाह के रास्ते में अगर कुछ देता था, डोनेशन या ज़कात, तो मैं इन पे कोई एहसान नहीं करता था। जिस वक्त की बात कर रहे हैं इसहाक डार साहब, इमरान खान उस वक्त सियासत में नहीं थे, अपने फलाही इदारे के लिए फंड जमा कर रहे थे। अगर वो गरीबों के इलाज के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, इसहाक डार साहब के ऑफिस में चंदा लेने के लिए उनका इंतजार करते थे, तो उस पर इमरान खान साहब की तारीफ तो की जा सकती है, उन पर तनकीद नहीं की जा सकती। अगर इसहाक डार साहब ने उस वक्त इंसानी खिदमत के लिए कुछ डोनेशन दिए इमरान खान साहब को, तो उस पर भी तारीफ की जा सकती है। मगर आज उस बात को जताना, इमरान खान साहब पर तनकीद करना, इस पर डार साहब पर तनकीद ही की जा सकती है। डार साहब ने उनकी फंड रेजिंग मुहिम को निशाना बनाया। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने शौकत खानम अस्पताल के हवाले से इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल के लिए जमा किया गया चंदा जुए पर लगाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम भी नून लीग का जब दिल चाहता है लगाती है, जब नून लीग पर तनकीद होती है वो शौकत खानम पर बरस पड़ती है। इसके हवाले से सबूत, इस मामले को आगे बढ़ाना, फिर भूल जाती है, फिर तनकीद होती है, फिर आगे बढ़ाती है, और यही मामला चलता रहता है। ये इल्ज़ाम पहले भी सामने आ चुका है, मगर अब तक सिर्फ इल्ज़ाम है। सियासी इल्ज़ाम तराशियों में फलाही इदारों को घसीटना दुरुस्त नहीं। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने एक और इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने इमरान खान साहब को यहूदी लॉबी का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया। किस किस लॉबी के आप एजेंट हो सकते हैं ये कहते हैं? वो बताएं उनकी लॉयल्टी है किधर? पाकिस्तान के साथ है, मुसलमानों के साथ है, यहूदियों के साथ है, ईसाइयों के साथ है। आपको याद होगा पिछले साल आपके टीवी रिकॉर्ड में मौजूद है, जाके जैक गोल्डस्मिथ को ये सपोर्ट कर रहे हैं मेयर ऑफ लंदन के लिए, और बड़ी ढिठाई से कर रहे हैं और बड़ा प्राइड ले रहे हैं। और मैं किसको कर रहा हूँ? सादक को सपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ। ओ भाई, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को तो सपोर्ट करो। या तुम बताओ कि तुम्हारी लॉबी कोई और है, तुम्हारे पीछे कोई और है, तुमसे कुछ तमाशा करवा रहे हैं, पाकिस्तान टेक ऑफ की स्टेज पे तुमसे गिरवाना चाहते हैं। इसहाक डार साहब जैसे सीनियर रहनुमा जो मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, वो सियासी इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर आज उन्होंने कहा वो ना कहते तो बेहतर होता। हम अपने प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब पर भी तनकीद कर चुके हैं, उनसे खुद इस प्रोग्राम में सख्त सवाल भी कर चुके हैं कि जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब पर मोदी के यार होने के हवाले से, पाक फौज के खिलाफ साजिश करने के हवाले से, मोदी के साथ मिलकर ये सब करने के हवाले से इल्ज़ाम लगाया, तो हमने उन पर शदीद तनकीद की थी, उन पर कड़े सवालात भी किए थे कि इस मुल्क की सियासी लीडरशिप पर ये जो इल्ज़ामात माजी में भी लगते रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर अब तक, इसका सिलसिला बंद करें। आज इसहाक डार साहब भी यही बात करते नजर आ रहे थे। जवाब में तहरीक इंसाफ ने भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने लिखा कि इसहाक डार शौकत खानम पर हमलावर होकर गिरावट की एक नई हद तक गिरे हैं। शौकत खानम सालाना तकरीबन 5 अरब रुपए से 75% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। शरीफ खानदार और उनके हामियों को पाकिस्तान के गरीब मरीजों के मुस्तकबिल की फिक्र ही कहाँ है, क्योंकि खुद ये मामूली से मुआयने के लिए बैरून मुल्क भाग जाते हैं। इमरान खान ने मजीद लिखा कि अस्पतालों को तो हालत जंग में भी दुश्मन की जानिब से निशाना नहीं बनाया जाता, मगर यहाँ शरीफ और उनके हामी गरीबों को कैंसर का इलाज फराहम करने वाले अस्पताल को निशाना बना रहे हैं। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। वीकेंड पर अहमद बुरहानी साहब की एक बहुत अहम स्टोरी आई जो JIT पर मजीद सवालात उठाती है, जो नून लीग का JIT के खिलाफ केस मजबूत करती है अगर JIT की तरफ से इसका मुनासिब जवाब नहीं आता, जो कि अब तक नहीं आया। क्या कहती है वो स्टोरी, इस पर बात करेंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि क्या JIT बगैर कतरी शहजादे का इंटरव्यू किए, बगैर कतरी खत को वेरीफाई किए अपनी रिपोर्ट जमा करा देगी और उसकी क्या अहमियत होगी, क्या उसके बावजूद भी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ सकता है। अब जो खबरें सामने आई हैं और हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं कि JIT ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि वो हमाद बिन जासिम साहब को इंटरव्यू करने के लिए कतर चली जाएगी, लेकिन उसमें कुछ शराइत थी। JIT ने हमाद बिन जासिम को सवालनामा फराहम करने से इनकार कर दिया गया था। हमाद बिन जासिम ने JIT को बयान से कबल सवालनामा देने के लिए कहा था। JIT ने 22 जून को हमाद बिन जासिम को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए खत लिखा था। JIT ने जवाब में जो खत लिखा उसमें JIT ने 29 या 30 जून को यह कहा कि वो दोहा आ सकती है, बयान रिकॉर्ड कराने से पहले सवालनामा नहीं दिया जाएगा, आप पाकिस्तान की जो सिफारत खाना है वहां पर आकर आपका इंटरव्यू किया जाएगा, जो कि कतर में है। तहकीकात अंग्रेजी में की जाएंगी, दुरुस्तगी के लिए आपके बयान की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान वकील या अकाउंटेंट या कोई और नहीं होगा, आप अकेले होंगे। अब इस हवाले से जब JIT ने यह खत लिखा कि 29 से 30 जून को हम आने को तैयार हैं, आप पाकिस्तान का जो कतर में सिफारत खाना है वहाँ आइए और इंटरव्यू दीजिए, उसके जवाब में अब हमाद बिन जासिम कह चुके कि वो इंटरव्यू देने को ज़रूर तैयार हैं, JIT ज़रूर आ जाए, मगर वो पाकिस्तान के सिफारत खाने नहीं आएंगे क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन उन पर लागू नहीं होते। JIT आकर उनकी जगह पर उनसे इंटरव्यू कर ले। JIT क्या करेगी ये बात हम होगी, क्योंकि अदालत ने खुद अपने हुक्म में कहा था कि कतरी खत
ये हकीकत है या फसाना, ये जाने JIT तो क्या इंटरव्यू करने जाएगी, क्योंकि अब हुसैन नवाज, मरीम नवाज के इंटरव्यू होने हैं, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन बाकी हैं। JIT क्या करेगी अहम होगा, क्योंकि JIT के हवाले से जहां व्हाट्सएप कॉल की स्टोरी थी जिसका आज तक नहीं पता चल सका, जहां तस्वीर लीक करने का मामला था जिसका आज तक नहीं पता चला कि लीक आखिर की किसने थी, अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट दी थी उन्होंने नहीं बताया, वहां JIT ने 12 जून को तहरीरी तौर पर हुकूमती इदारों पर कुछ इल्जामात लगाए, जिसमें सबसे संगीन इल्जाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगा। JIT ने इल्जाम लगाया और पहले ही सफ़े पर लिखा कि चेयरमैन SCCP ने शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कमीशन के अफसर अली अजीम इकराम के जरिए 2016 में बंद कराया, मगर 2016 में जब चेयरमैन SCCP ने अली अजीम इकराम के जरिए ये केस बंद कराया तो उनसे पिछली तारीखों में इसको बैक डेटेड बंद करवाया और बाद में इसी अफसर अली अजीम इकराम को इब्तिदाई तौर पर JIT के लिए नामजद भी कर दिया चेयरमैन SCCP ने, ये इल्ज़ाम लगाया JIT ने। और फिर आगे JIT लिखती है, जब ये सुप्रीम कोर्ट पर जो इल्ज़ाम जमा कराया SCCP के खिलाफ, उसमें आगे लिखती है कि इससे ये जाहिर होता है कि ये नामजदगी JIT की तहकीकात में खलल डालने के लिए वाज़े इरादे के साथ की गई। इस सूरत हाल में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चेयरमैन SCCP की तरफ से व्हाट्सएप कॉल तनाज़ा खड़ा किया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ रजिस्ट्रार को बिला जवाब घसीटने की कोशिश की गई। ये वो बात की गई JIT की तरफ से जो इसका ना ही इनकार खुद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने किया, अदालत ने इस बात को ऑन किया कि रजिस्ट्रार ने जो किया हमारे कहने पर किया, मगर JIT ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चेयरमैन SCCP ने यह काम इसलिए किया क्योंकि वो अली इकराम को चाहते थे कि वो JIT में शामिल हों। अब ये संगीन इल्ज़ाम है जिसकी तहकीकात FIA कर चुकी है, मगर इस इल्ज़ाम में एक नुक्ता ऐसा है जो JIT के रुकन बिलाल रसूल की लाइल्मी को जाहिर कर रहा है। द न्यूज़ में कल शाया होने वाली अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने वाले नामों की फहरिस्त की मंजूरी चेयरमैन SCCP ने नहीं बल्कि SCCP के कमीशन के इजलास में दी। इब्तिदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने वाले नामों में अली अजीम इकराम का नाम ही शामिल नहीं था, यानी जो इल्ज़ाम JIT ने चेयरमैन SCCP पर लगाया है कि इन्होंने अली अजीम इकराम का नाम इसलिए भेजा कि ये JIT में आए क्योंकि इन्होंने ही, अली अजीम इकराम ने ही ये केस बैक डेटेड बंद किया था शरीफ खानदान के खिलाफ, वो नाम असल में सुप्रीम कोर्ट में SCCP ने भेजा ही नहीं था। इससे दिलचस्प बात यह है कि SCCP के कमीशन के जिस इजलास में नामों की फहरिस्त की मंजूरी दी गई, उस मीटिंग के मिनट्स बिलाल रसूल ने ही तैयार किए थे, क्योंकि बिलाल रसूल SCCP के कमीशन के सेक्रेटरी भी हैं। इस फहरिस्त पर उनके दस्तखत भी शामिल हैं जो फहरिस्त SCCP ने सुप्रीम कोर्ट में भेजी। इसलिए बिलाल रसूल जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाने वाले इब्तिदाई नामों में अली अजीम इकराम का नाम नहीं शामिल था। अब यही बिलाल रसूल JIT के रुकन भी है SCCP की तरफ से, तो फिर बिलाल रसूल ने JIT के इल्ज़ामात पर एतराज़ क्यों नहीं उठाया जब JIT ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अली अजीम इकराम का नाम SCCP के चेयरमैन ने शामिल कराया, जो कि शामिल ही नहीं था। उन्होंने क्यों दस्तखत कर दिए? अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे वाज़ेह हो जाता है कि JIT मेंबरान को JIT की तरफ से जमा करवाई जाने वाली शिकायत का पहला सफ़ा पढ़ने की इजाज़त भी ना दी गई या उन्होंने पढ़ा नहीं। इसके अलावा एक और मामला जो JIT अरकान की लाइल्मी को जाहिर कर रहा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो हुसैन नवाज की तस्वीर 4 जून को लीक हुई, जिस पर हुसैन नवाज ने तस्वीर लीक की तहकीकात की दरख्वास्त अदालत से की, जिसकी समाअत 7 जून को हुई, 3 दिन बाद। अब समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से तस्वीर लीक पर JIT अरकान खामोश रहे, हालांकि वो उस वक्त अदालत में मौजूद थे। अदालत ने JIT को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। इस बात से ये तासुर उभरा कि जजेस को तस्वीर लीक या इस हवाले से होने वाली किसी भी पेशरफ्त का इल्म नहीं, और JIT के मेंबर्स क्योंकि वहीं मौजूद थे उन्होंने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की। मगर जब JIT ने 12 जून को जवाब जमा कराया तो उसमें मौक़िफ़ अपनाया कि JIT ने तो 4 जून को तस्वीर लीक होने के मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद खुद तहकीकात शुरू की, 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल की और 24 घंटे में ही यानी 5 जून को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जमा करा दी। यानी हुसैन नवाज की दरख्वास्त की समाअत से पहले ही ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी थी। तो फिर 7 जून को समाअत के दौरान जब JIT के मेंबरान बैठे थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि इसकी तो हम तहकीकात कर चुके हैं, यानी अरकान 5 जून को जमा कराई गई रिपोर्ट से क्या लाइल्म थे? तो फिर रिपोर्ट किसने जमा कराई? ये सवाल भी अहमद नूरानी साहब की तरफ से इस रिपोर्ट में उठाया गया है। ये अहम सवालात हैं क्योंकि इस हवाले से JIT पर सवालात उठते हैं जिसके जवाब JIT के अरकान की तरफ से नहीं आए, जिन जिन के नाम इस रिपोर्ट में शामिल हैं। तो अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट कल शाया हुई थी, इसके नाम बहरहाल देना बड़ा इसका जवाब देना बड़ा लाजमी है कि वही अरकान जो SCCP के इजलास में मौजूद थे जिन्होंने वो रिकमेंडेशन भेजी, और JIT ने क्या गलत बात कर दी कि अली अजीम इकराम का नाम ही शामिल नहीं था जो कि पहली रिकमेंडेशन भेजी गई। JIT की तरफ से जवाब आएगा तो हम आपको वो भी बताएंगे। फिलहाल अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट का जवाब अभी तक नहीं आया। इस रिपोर्ट को आए तकरीबन 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। उसके बाद जब से पनामा का मामला चल रहा है,
मईशत भी हिलती नजर आ रही है और इसके आसार स्टॉक मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। शदीद मंदी 9000 पॉइंट्स गिर चुकी है। ये गिर रही है या गिराई जा रही है? आज भी 1900 पॉइंट्स की मंदी हुई। मामला आपके सामने रखेंगे। पनामा तहकीकात की हलचल, JIT के मामलात से पूरे मुल्क में सियासी गहमा गहमी है, मगर जहां समन पर समन जारी हो रहे हैं, पेशी पर पेशी हो रही है, तशवीश बढ़ती जा रही है, नून लीग एतराज उठा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही है, वहीं आज भी पाकिस्तान कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। अब तक जब से पनामा के मामला शुरू हुए हैं, स्टॉक मार्केट 9000 पॉइंट्स की तकरीबन मंदी देख चुकी है। तकरीबन 53,000 के लेवल से 44,000 के लेवल पर आ चुकी है, मुसलसल गिर रही है। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे दूसरे मामला भी थे, बजट नहीं पसंद आया था मार्केट को, कुछ कैपिटल गेन टैक्स का मामला, डिविडेंड पर टैक्स का मामला था, मगर क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है? क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जाने के हवाले से मामला हैं? मार्केट गिर रही है, गिराई जा रही है, अनसर्टेनिटी है, क्या मामला है जो इतनी गिर रही? लोग जो है वो ये देखना चाहते हैं सर्टेनिटी कि क्या इसके नतीजे में जो है वो कोई गवर्नमेंट जो है वो तो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगी, जिसके चांसेस हैं कि नहीं होगी, क्योंकि वो पिछले दिनों गवर्नर सिंध स्टॉक एक्सचेंज आए थे तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, और हुकूमत जो है वो, और दूसरे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो टेन्योर करेगी, डिसीशन कुछ भी आया, क्योंकि ज़ाहिर दो जो है वो सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियोज़ में ये है कि कोई भी जो है वो एडवर्स रिमार्क्स ना हो या एडवर्स डिसीशन ना हो, और दूसरा ये है कि कोई जो है वो फैमिली के ऊपर जो है वो कोई एडवर्स रिमार्क्स हो और कोई एडवर्स जो है वो डिसीशन हो। तो उस पे जो है वो मार्केट इन तीनों फैक्टर्स के जमा हो जाने की वजह से इस तरीके का मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है। मगर आरिफ साहब, एडवर्स क्यों मार्केट डरेगी? अगर फैसला खिलाफ भी आता है तो कोई नहीं कह रहा कि नून लीग का बोरिया बिस्तरा लपेट दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के फैसला खिलाफ भी आता है तो हुकूमत तो नून लीग की रहनी है, नया वजीर आजम उन्होंने इलेक्ट करना है। अगर फैसला खिलाफ आता है तो ये इतनी मंदी किस बात की? अगर फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं, लेवल्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, गिरे जा रही है बाजार। जी, आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग की जो है वो डिफरेंस है। कई लोगों का ये ख्याल है जो आप बता रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का काम है कि वो ये सारे ऑप्शंस बताए, क्योंकि जो जितने हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो तो ज़ाहिर यही बात करते हैं, और लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इसमें जो है वो हुकूमत तो रहेगी, पार्टी जो इस वक्त मेजॉरिटी में है वही रूल करेगी, और वक्त पर जो है वो इलेक्शंस होंगे। तो आई थिंक जितना ज़्यादा लोगों को ये जो है वो सर्टेनिटी आएगी, उससे लोगों में ज़रा जो है इस फैक्टर को फिर वो डिस्काउंट करना शुरू कर देंगे। एट द सेम टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई एडवर्स डिसीजन नहीं आया तो फिर ये है कि वो मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्ट भी कर सकती है। तो अब चूँकि मार्केट गिरी है और मार्केट गिरने के बाद वैल्यूज़ भी जो हैं वो अट्रैक्टिव और अच्छी आ गई हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे दौर से जो है वो गुज़र रहा है कि जिसमें जो है वो इदारे जो है वो सारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और इसमें ये चीज़ जो है वो हमने देखी है रिसेंट पास्ट में कि डेमोक्रेसी जो है वो अपने रूट्स पकड़ रही है पाकिस्तान में, और अगर ऐसा रहा तो मैं समझता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। तो मार्केट में बता रहे थे कि जो इस वक्त सियासी गैर यकीन हाल है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट आया हुआ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अहम दिन होगा, उसमें नवाज पेश होंगे, परसों मरीम नवाज साहिबा और खबरें होंगी, बात करेंगे। इजाज़त दीजिए।